जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तीसरा सॉल्व पेपर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वो 27 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जीके और हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीके काफी हार्ड पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीके के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हिंदी का क्या दिया गया है। तो आइए अब हम लोग सामान्य हिंदी के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी स्कोर होगा इस हिंदी में और जीके में अलग अलग आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। और इससे पहले हमने 2 सेट लगा लिए है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग अपना देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृतज्ञ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 115 नंबर। यहाँ पर 115 नंबर दिया गया है जिसमें अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताना है, यानी यहाँ पर कनक का एक अर्थ बताना है कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से एक अर्थ कनक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। कनक का अर्थ यहाँ पर सोना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद को उचित कारक को पहचानिए। आपको बताना है कारक इसमें से कौन सा कारक है। बोतल में दूध बचा है, तो मैं यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा कारक होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर। 117 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है। तो स्कूल बस 5 मिनट में, 5 मिनट में क्या होगा यहाँ पर आना का सामान्य भविष्य काल में बदलकर बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये सामान्य भविष्य काल में आना का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 118 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो रवि दीवार रंगने लगा है, तो रवि दीवार रंगने लगा है, ये कौन सा भेद है वाक्य के आधार पर बताना है, संरचना के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का बताना है स्त्रीलिंग शब्द। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हंसनी। हंसनी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, इसमें भी आपको पुलिंग रूप वाला विकल्प बताना है। तो यहाँ पर कुम्हार, कुम्हार तो यहाँ पर पुलिंग है, खुद ये पुलिंग है, यानी इसका स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, तो स्त्रीलिंग बताइए कुम्हार का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुम्हारिन। अगला प्रश्न दिया गया है 121 नंबर। 121 नंबर दिया गया है कि यहाँ पर बहुवचन बताइए। बहुवचन बताना है। यहाँ पर चुटिया दिया गया है और यहाँ पर बहुवचन क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चुटिया। या के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 122 नंबर, जिसमें आपको वर्ण विच्छेद बताना है कृपण का। तो वर्ण विच्छेद बताना है कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद जो हो जाएगा कृपण का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 123 नंबर। अब 123 नंबर दिया गया है कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्ण। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 124 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द का चयन करना है। तो वाक्य दिया गया है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर उस शब्द का चयन करना है जो कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ऊंचे ऊंचे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सबका नाम। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 126 नंबर दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित रचना नहीं है। तो बताइए मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंधा युग नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर 127 नंबर दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो के किस लेखक की रचना है।
आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। अगला प्रश्न दिया गया 128 नंबर, जिसमें आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के यहाँ पर संस्थापक थे। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 129 नंबर। 129 नंबर दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 135 नंबर दिया गया है, जिसमें दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना है, यानी अलंकार बताना है पद्य का। तो यहाँ पर पद्य दिया गया है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न दिया गया 136 नंबर, जिसमें आपको सही अव्यय का भेद बताना है। तो वाक्य में जो रेखांकित पद है उसका अव्यय बताइए। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो के आगे में कौन सा अव्यय है, तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न 137 नंबर दिया गया है, जिसमें अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। तो घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुबह घूमना अच्छा है। अगला प्रश्न 138 नंबर दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। छंद यहाँ पर दिया गया है कि करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका मात्राएं यहाँ पर देखेंगे तो मात्रा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी 15 से 13 के क्रम से 28। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 139 नंबर। 139 नंबर में यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो अंक भरना का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंक भरना का गले लगाना। अगला प्रश्न 140 नंबर देखते हैं। अब 140 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो बताइए संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंगार रस के। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो वाक्य यहाँ पर दिया गया है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो बताइए कर्मवाच्य में क्या होगा, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 142 नंबर दिया गया है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताना है ऑप्शनों की सहायता से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई बहन, यानी शिवाजी और शिवेश, शिव जी और शिवेश भाई बहन है। यहाँ पर योजक चिन्ह का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। 143 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको समास बताना है। सप्त सिंधु में कौन सा यहाँ पर समास है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। सप्त सिंधु का क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 सिंधुओं का समूह। अगला प्रश्न दिया गया है 144 नंबर। 144 नंबर में दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है ऑप्शनों की सहायता से। तो पत्थर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाषाण। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 145 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो बताइए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है वो कौन सा है, तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिखावा। अगला प्रश्न 146 नंबर दिया गया है, जिसमें विपरीत अर्थ वाला विकल्प को पहचानना है। तो स्वार्थ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निस्वार्थ। अगला प्रश्न 147 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से बना है उस विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए जो प्रत्यय से बना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जादूगर। जादूगर में गर लगाकर यहाँ पर प्रत्यय से जादूगर बनाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 148 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। तो अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अति धन अधिक। अगला प्रश्न 149 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको सबसे उचित समासिक युग्म पद को पहचानना है।
तो सबसे उचित समासिक युग्म पद आचार का क्या होगा? युग्म पद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी आचार का विचार हो जाएगा। आचार विचार। अगला प्रश्न दिया गया है 150 नंबर। अब 150 नंबर यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको बताना है समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी धर्म संकट। अब इसके बाद यहाँ पर हिंदी का तो खत्म हो गया। अब हम लोग जीके के प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग सामान्य ज्ञान का पहले प्रश्न को देखते हैं। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बताना है कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर की वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 भाग हैं। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कश्मीर में। अगला प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर की वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि कहाँ आयोजित किया जाता है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है वो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर दिया गया कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। तो किस नदी के तट पर विकसित हुई है वैदिक सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 7वां नंबर की जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां नंबर। अब 8 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो बताना है कि किस जगह से विकसित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेन्नई। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 9 नंबर की नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVPNPA डैश के पास स्थित है। तो बताना है कि कहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद में। और ये IPS की ट्रेनिंग के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। अब 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो बताइए यहाँ पर किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी बायानीले के शीर्ष पर शुरू होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जस्ता यानी जिंक के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर। अब 14 नंबर यहाँ पर दिया गया कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो बताना यहाँ पर डैश में क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से खाली स्थान में भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20 पंचभुज और 12 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अब 15 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो आपको बताना है कि 80 से 95% कार्बन किसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एंथ्रासाइट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है खाली स्थान यानी डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो बताइए ऑप्शन में से किसको छोड़ करके सभी संघनन बहुलक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी पॉलीप्रोपिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 17 नंबर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया
जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो बताना है कि कहां पर ये कार्यालय बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने मीटर और कितने मिनटों में दौड़ने की जरूरत होती है। तो बताना है कि कितने किलोमीटर कितने मिनटों में दौड़ने की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। अब 19 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो बताइए 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राम नाईक ने। अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है किसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुरादाबाद को। अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो बताना है कि शाहजहां के पोते का क्या नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर। अब 22 नंबर दिया गया कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो बताना है कि किसका उत्पादन किया जा रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बनारस। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर की हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। तो बताना है कि अयोध्या किसकी राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कौशल की। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमर्त्य सेन ने। अगला प्रश्न 26 नंबर दिया गया कि भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर शीर्षक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। अब 27 नंबर यहाँ पर दिया गया कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बाहुबली 2 द कंक्लूजन। अगला प्रश्न दिया गया है कि 28 नंबर अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहर्स और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर। अब 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी फिशिंग। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर की चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर की वेनेजुएला की राजधानी है। आपको बताना है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी काराकस। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है वो बताना है किस रेडियोधर्मी धातु का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी थोरियम। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर की ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेजमेनिया यानी ऑप्शन नंबर सी यानी टेजमेनिया है, जिसको तस्मानिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है वो शहर बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी नौसारी। नौसारी जो है यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये पूर्णा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, पूर्णा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर दिया गया कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञानी जैल सिंह बने थे भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर की चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिंदुसार। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर की मेखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो बताना है कि किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र मेखेला चादर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असम, असम का। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चीन का, म्यांमार का, भूटान का या फिर बांग्लादेश का। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।